नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैबल एकेडमी पर। देखिए अपना हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे दृष्टि आईएएस का प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें इस लेक्चर में हमारी बात होगी मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में और चैप्टर होगा हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत। आपको पहले ही बताया गया कि हम जो क्या करेंगे 3-3, 4-4 घंटे के गैप पर एक एक पोर्शन की शुरुआत करेंगे इतिहास की। यानी कि पहले हमने प्राचीन भारत को देखा, वहाँ पर सिंधु सभ्यता का पहला लेक्चर हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में, और इसके बाद हम देखेंगे आधुनिक भारत के बारे में, और फिर कला और संस्कृत के बारे में देखेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन चूंकि देर काफ़ी हो गई है तो आज जो है मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के साथ ही आज के सीरीज को जो है रोक दिया जाएगा। कल से फिर से इसी तरीके से हम लोग 4 लेक्चर डेली डिस्कस करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी यह पूरी की पूरी बुक हमारी कवर हो सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत करने से पहले जो मित्र नए जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन के निशान को दबा दीजिएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव भी हमको दे सकते हैं। चलिए यहाँ बात करते हैं पहले प्रश्न की। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन यात्रियों में से कौन इटली से था और जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी। ए निकितन, बी फाहियान, सी बर्नियर अथवा डी निकोलो कांटी। चूँकि आंसर आपको सीधे सीधे दिख रहा है तो इटली का वह यात्री जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी वह था निकोलो कांटी। आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। देखिए निकोलो डी कांटी पूरा नाम था इसका, निकोलो कांटी का। ठीक है, निकोलो डी कांटी यह कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। और इसने जो है 15वीं शताब्दी यानी 1400 कुछ के आसपास जो है इसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, उसके द्वारा जो है अपना एक यात्रा वर्णन अथवा जिसको हम लोग बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, ठीक है, उसके द्वारा एक यात्रा वृत्तांत लिखा गया या फिर अपनी यात्रा का वर्णन एक बुक में किया गया जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की निकोलो डी कांटी के द्वारा यात्रा की गई थी, जो कि इटली का रहने वाला था। इसके द्वारा पुस्तक लिखी गई ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कांटी। चलिए देखते हैं आगे निकितन के बारे में। ठीक है, निकितिन देखिए यह एक रूसी यात्री था, इसने बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी। फाहियान जो कि चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और इसने जो है मध्य देश का वर्णन किया था। मध्य देश कोई अलग से नहीं, भारत का मध्य का भाग की बात हो रही। ठीक है, नेक्स्ट फ्रांसीसी चिकित्सक फ्रांसिस बर्नियर था। ठीक है, बर्नियर जो यहाँ पर है ना, कहाँ पे गया ये, इसका पूरा नाम था फ्रांसिस बर्नियर, जो कि एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और शाहजहाँ के शासनकाल में यह भारत आया था। और दानिशमंद खां के साथ यह 5 वर्षों तक रहा और दानिशमंद खां को इसने विलियम हार्वे तथा पैगवेट के रक्त परिसंचरण की खोज के बारे में भी, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन की जो खोज हुई थी की गई थी विलियम हार्वे और पैगवेट के द्वारा, उसके बारे में इसने दानिशमंद खां को बताया था। किसने? जो फ्रांसीसी चिकित्सक था फ्रांसिस बर्नियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चूँकि यहाँ पर सुमेलित करवाने वाला प्रश्न है तो सुमेलित करवाने वाले लोग जानते हैं कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, इन्हें आप ही पढ़िए। वीडियो को पास करके ऐसे प्रश्नों को पढ़ा करिए। चलिए अब तक आपने वीडियो पास करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सभी के सभी कथन सही सुमेलित है। मार्को पोलो इटली का था, इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका का रहने वाला था। निकितन के बारे में अभी हमने देखा, यह रूस का यात्री था और बहमनी साम्राज्य की इसके द्वारा यात्रा की गई थी। सबसे अंत में सैयदी अली रईस, यह तुर्की का रहने वाला था। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। देखिए मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत में आया, उसने दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया। वह इटली के एक शहर वेनिस का निवासी था और पांड्य राजा के दरबार में आया था। कौन? मार्को पोलो। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था और 1333 ईस्वी, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था और इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब उल रेहला। कहीं कहीं पर रेहला भी लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, किताब उल रेहला पूरा नाम है इस पुस्तक का, कहीं कहीं पर रेहला के रूप में इस किताब को उल्लिखित किया जाता है। यह किताब इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी, जो कि एक अफ्रीकन यात्री था और अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। 1333 ईस्वी में यह भारत आया था। ठीक, निकितन के बारे में हमारी बात हो चुकी है। सईद अली जो तुर्की यात्री था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी सूची दी गई है, सूचियों को आपको ही सुमेलित करवाना रहता है, तो मैं मौन रखता हूँ और आप वीडियो पॉज रखिए।
चल, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर लिया होगा। तो यहाँ पे क्रॉस मैच करवाना था, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे करके मैच कराना था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। किताब उल हिंद किसने लिखी थी बताइए? किताब उल हिंद लिखी थी अल बरूनी ने। रेहला, देखिए कहा ना मैंने वहाँ से किताब क्या कहते हैं, किताब उल रेहला या रेहला के रूप में इसकी किताब का उल्लेखन किया जाता है। किसकी? इब्न बतूता की किताब का, जो कि 1333 ईस्वी में अथवा 14वीं शताब्दी में भारत आया था, ठीक है। हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम जी के द्वारा लिखी गई थी, और पादशाहनामा जो है अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। पादशाहनामा के बारे में अभी हम बात करेंगे। यह शाहजहां के ऊपर लिखी गई थी। पादशाहनामा किसके लिए? शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया गया है पादशाहनामा में। कई भागों में है, अभी आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक ही किताब नहीं थी, यहाँ देखिए नीचे एक्सप्लेनेशन में दिया भी हुआ है, ठीक है। किताब उल हिंद जो है ख्वारिज्म से भारत आए अल बरूनी द्वारा लिखी गई, और अल बरूनी ने 11वीं शताब्दी के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म और सामाजिक परंपराओं के बारे में अपनी इस किताब में लिखा था, ठीक है। किसने लिखा था किताब उल हिंद? ख्वारिज्म से आए अल बरूनी ने लिखा था, जिसमें हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराएं और चिकित्सा आदि से संबंधित चीज़ों के बारे में लिखा गया था। रेहला के बारे में हमारी बात हो चुकी है। हुमायूंनामा देखिए, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा लिखी गई थी, और इसमें बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण है। सिर्फ और सिर्फ हुमायूं के नहीं, हुमायूंनामा में बाबर और हुमायूं के शासनकाल का विवरण मिलता है, और इसके साथ साथ तत्कालीन समाज का अथवा तात्कालीन सामाजिक स्थिति के बारे में भी इस पुस्तक में उल्लेख किया गया है। सबसे अंत में बात करते हैं, इत्मीनान से ध्यान दीजिएगा, बादशाहनामा के बारे में, ठीक है। इसको बादशाहनामा भी कहा जाता है, बादशाहनामा भी कहा जाता है, लेकिन अंतिम के भाग को बादशाहनामा कहा जाता है, ठीक है। वास्तव में जो बादशाहनामा पुस्तक थी, इसको 3 इतिहासकारों ने लिखा था, जिसमें शाहजहां के शासनकाल का वर्णन किया गया था। तो देखिए किस प्रकार से डिवाइड था। अब देखिए, शाहजहां के शासनकाल के प्रथम 10 वर्षों का वर्णन जो है एक इतिहासकार थे अमीन काजवानी, उनके द्वारा किया गया। उसके बाद अगले 20 वर्षों का वर्णन जो है शाहजहां के दरबारी इतिहासकार रहे अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा किया गया, और इसी खंड में मनसबदारों की एक सूची भी मिली हमको, जो कि अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा तैयार की गई थी, ठीक है। फिर 21 से 30 वर्ष का वर्णन जो है मोहम्मद वारिस द्वारा किया गया। यानी पादशाहनामा कितने इतिहासकार लिखे? 3। एक तो अब्दुल हमीद लाहौर क्या कहते हैं, पहले 10 वर्षों का वर्णन किसने किया था? अमीन काजवीनी ने। उसके बाद अगले 10 वर्षों यानी कि 10 से 20 वर्षों तक का वर्णन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। और फिर 21 से लेकर के 30 वर्षों तक के शासनकाल का वर्णन किया गया मोहम्मद वारिस जी के द्वारा। अंत के ये दोनों यानी कि जो 20 से लेकर के क्या कहते हैं 10 के बाद से लेकर के 30 वर्षों तक का वर्णन किया गया, जहाँ पर उसको बादशाहनामा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देख लेते हैं। पूछा जा रहा है यहाँ पर कि मार्को पोलो की भारत यात्रा 1271 ईस्वी में मार्को पोलो भारत आया था, ठीक है। बताइए, ने यूरोप में किस कारण से अत्यधिक ख्याति प्राप्त की? ए, उसने भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने उसके द्वारा भारत के लिए सुरक्षित मार्ग की खोज करने के लिए, उसके द्वारा भारत के अनेक राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के लिए, उसके पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं के विवरण के लिए, और डी, उपर्युक्त सभी। थोड़ा जल्दी जल्दी चलने का प्रयास कीजिए, ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़े बड़े ना बने यार। 1-1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आप भी देख के ऊपर से ही डर जाते हैं कि अरे बाप रे इतना देर देखना होगा। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मार्को पोलो द्वारा। देखिए कहा यहाँ बात की गई थी 13वीं शताब्दी यानी कि 1271 ईस्वी में यह यूरोप से भारत आया था, ठीक है। अब देखिए यूरोप यानी यूरोप के इटली के वेनिस शहर से यह भारत आया था, ठीक है। और इसके द्वारा पूर्वी देशों में व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं का विवरण किया गया था, इसलिए इसकी यात्रा काफ़ी फेमस है, ठीक है। इसको जो है एक अन्य उपनाम भी दिया गया है, क्या? यात्रियों का राजकुमार। किसे कहा गया? मार्को पोलो को, क्योंकि इसके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से पूर्वी देशों के व्यापारिक, धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया था, ठीक। इसी कारण इसको मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। किसको? मार्को पोलो को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है एक्सप्लेनेशन में भी।
यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत भ्रमण पर आए यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हेरात के अब्दुल रज्जाक समरकंदी ने दिल्ली तथा दौलताबाद का भ्रमण किया। दूसरा, इब्न बतूता दिल्ली तथा दौलताबाद दोनों का विस्तृत लेखा उपलब्ध कराता है। तीसरा, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार मुगल भारत में भूमि में कोई निजी संपत्ति नहीं थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी 1, 2, 3, सी केवल 1 और 3 या डी केवल 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केवल और केवल कथन 2 और 3 सही है। इब्न बतूता द्वारा दिल्ली और दौलताबाद के संबंध में विस्तृत लेख उपलब्ध करवाया गया और फ्रांसवा बर्नियर ने बताया कि मुगल काल में भारत में किसी के पास भी संपत्ति जो है वह भूमि के रूप में नहीं थी, निजी भूमि के रूप में किसी के पास संपत्ति नहीं थी। जो भी भूमि थी वह राजनिक या अथवा राजा की भूमि हुआ करती थी। ऐसा तो आप सभी ने, हम सभी ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन से देखते और समझते हैं। देखिए, अब्दुल रज्जाक जो है 1442 से 43 ईस्वी में भारत में आया। ठीक है, 1442-43 में अब्दुल रज्जाक यानी कि 15वीं शताब्दी में भारत आया था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, अब्दुल नहीं, अब्दुल रज्जाक 1442 से 43 ईस्वी में भारत में आया। उसने दक्षिण में विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और वहाँ की यानी कि तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। यानी विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक और आर्थिक जीवन बताया गया किसके द्वारा? अब्दुल रज्जाक के द्वारा देवराय द्वितीय के शासनकाल का। ठीक है, इसके पहले देवराय प्रथम के शासनकाल में कौन आया था? तो निकोलो डी कांटी, जो कि कहाँ का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। ठीक है, और अब्दुल रज्जाक हेरात का रहने वाला है। इब्न बतूता, देखिए इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, जिस कारण उसे दरबारी राजनीति का व्यवहारिक ज्ञान हो गया था। उसने दिल्ली तथा दौलताबाद के बारे में विस्तार पूर्वक लेख भी लिखा। कौन सी पुस्तक थी इसकी? किताब उल रेहला या फिर सिर्फ रेहला। ठीक है, याद करते चलिए। वहीं ये तो बता दिया गया ना, भूमि पर ताज का अधिकार हुआ करता था अथवा राजा की ही संपत्ति होती थी। नेक्स्ट, बादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ए अब्दुल हमीद लाहौरी, बी अबुल फजल, सी शाहजहां अथवा डी सादुल्ला खां। चलिए, सिंपल है। सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए अब्दुल हमीद लाहौरी। कौन कौन से 3 लोगों द्वारा लिखा गया था बताइए? अमीनी काजवानी द्वारा प्रथम 10 वर्षों का लिखा गया था। ठीक है, नीचे देखिए, नीचे फिर से लिखा हुआ है। देखिए, अमीनी काजवानी द्वारा प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया गया। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा जो है 20 वर्षों का वर्णन किया गया और सबसे अंत में मोहम्मद वारिस द्वारा शाहजहां के शासनकाल के 21 से 30 वर्षों का वर्णन किया गया, जिसे बादशाहनामा शीर्षक से जाना जाता है। जबकि अमीनी काजवानी द्वारा जो प्रथम 10 वर्षों का वर्णन किया गया उसको पादशाहनामा का शीर्षक दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस शासक के बारे में सूचना मिलती बादशाहनामा या पादशाहनामा में? तो वह सूचना मिलती हमको शाहजहां के शासनकाल के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्रा वृत्त मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करता है? ए इब्न बतूता का रेहला, बी फ्रांसवा बर्नियर का ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, सी निकोलाओ मनुची का स्टोरियो डी मोगोर या फिर डी टेवर्नियर का ट्रेवल्स इन इंडिया। सिंपल है, पहला आंसर इसका सही होगा इब्न बतूता का रेहला। अभी अभी जस्ट ऊपर हमने डिस्कस किया कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, तो जाहिर सी बात है उसकी किताब में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में या उसके शासनकाल के बारे में जानकारी जरूर दी गई होगी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को काजी भी नियुक्त किया था। ठीक है, काजी यानी जज। ठीक है, काजी का काम क्या होता था? न्यायाधीश कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अच्छे शब्दों का प्रयोग करना शुरू कीजिए। ठीक है, काजी यानी न्यायाधीश था और कहाँ का था? तो यह दिल्ली का न्यायाधीश था। बाद में इसको राजदूत बना करके भी भेजा गया था कई जगहों पर। अभी इसके बारे में और चर्चा होगी इब्न बतूता के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सूचियाँ दी हुई हैं, तो सूचियों के बारे में आपको ही बताना है। इब्न बतूता भारत कब आया था आपको पता ही है, 1333 ईस्वी में। कहाँ का था? तो अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, चलिए सूचियों को पढ़िए और सही आंसर पर टिक करिए।
ठीक है, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो मेरा काम है तो आगे बढ़ते रहना। जिन्होंने किया उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कर लिया करो यार, क्या जाता है कि नहीं। चल तो ऐसा लगे ना जल्दी जल्दी बोला, क्या कहते हैं, ज़रा जल्दी बता दे रहे हैं आंसर, तो वीडियो पॉज कर लिया करो वहाँ पर, ठीक है। चल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4 सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। अब्दुल वहीद बेलग्रामी द्वारा हक़ैक़ हिंद लिखा गया, नक्शबंदी ने कोक शास्त्रा को लिखा, औरंगजेब द्वारा फतवाए आलमगीरी लिखी गई और गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, ठीक है। औरंगजेब का था फतवाए आलमगीरी, ध्यान रखना। फिर सूचियाँ आ गई हैं, अरे यार तो बहुत सूचियाँ, किताबें हैं ना असल में, इस वजह से सूचियाँ आपको ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। एक बार यहाँ देख लीजिए पहले, अब्दुल वहीद बेलग्रामी द्वारा हक़ैक़ हिंद लिखा गया, नक्शबी द्वारा कोक शास्त्रा लिखा गया, औरंगजेब ने फतवाए आलमगीरी लिखी, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। चलिए नीचे की सूची को सुमिलित कीजिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सही आंसर बता देता हूँ इसका, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विज्ञानेश्वर द्वारा जो है मिताक्षरा को लिखा गया था, फ़कीरुल्लाह खां द्वारा जो है राग दर्पण लिखा गया, मलिक मोहम्मद जैसी ने जो है पद्मावत लिखा, पद्मावती वो जो पिक्चर नहीं आई थी, बाद में उस पर बवाल हुआ तो उसका नाम बदल करके पद्मावत कर दिया गया था, बस वहीं से समझ लीजिए, वो मलिक मोहम्मद जैसी की एक कविता थी, ठीक है। और कल्हड़ ने लिखा राज तरंगड़ी, ठीक है। दो से तो आप लोग परिचित होंगे, 3 से परिचित होंगे मेरे ख्याल से इसमें, विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, मलिक मोहम्मद जैसी की पद्मावत और कल्हड़ की राज तरंगड़ी, हमेशा इसका जिक्र होता रहता है यदा कदा इधर उधर, ठीक है। बाकी फ़कीरुल्लाह खां द्वारा जो है राग दर्पण लिखा गया था, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, सामने सामने रहेगा तो थोड़ा आसानी रहेगी आपके लिए। देखिए, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा था, फ़कीरुल्लाह खां ने राग दर्पण, मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा पद्मावत की रचना की गई और कल्हड़ द्वारा राज तरंगिणी की। ये पेज थोड़ा छोटा छोटा नहीं लिखा इस पेज में, ठीक है, कोई बात नहीं। तूतीनामा के रचनाकार कौन थे यह बताना है आपको यहाँ पे, ए फिरदौसी, बी बर्नी, सी निजामुद्दीन औलिया या फिर डी जिया नक्शबी। चलिए तूतीनामा देखिए नक्शबी जी के द्वारा लिखा गया था तूतीनामा, और एक और लिखा गया था इनके द्वारा, क्या नाम था उसका, कोक शास्त्र, कोक शास्त्रा, ऊपर हमने देखा था ना कोक शास्त्रा, और तूती या फिर तूती नामा, इसके रचनाकार कौन है, जिया नक्शबी, ठीक है। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखिए जिया नक्शबी जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में तूतीनामा फारसी में लिखी गई, जिसका अनुवाद तुर्क एवं यूरोपीय भाषाओं में भी किया गया था, ठीक है। नक्शबी दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं का फारसी भाषा में अनुवाद किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था, ए ईरान, बी इराक, सी हेरात, डी इटली। चलिए बताया गया आपको कि अब्दुल रज्जाक समरकंदी जो है वह हेरात का रहने वाला था, कहाँ का, हेरात का। और कब यह भारत आया, हेरात वैसे है कहाँ बताइए, तो हेरात जो है वह अफ़गानिस्तान में, ठीक है, अफ़गानिस्तान में है हेरात वर्तमान में, ठीक है। आया कब था यह भारत, तो भारत आया था यह 1442-43 ईस्वी में यह भारत आया था। कहाँ पर इसके द्वारा भ्रमण किया गया, तो दक्षिण भारत में इसके द्वारा भ्रमण किया गया था, ठीक है, दक्षिण भारत में इसके द्वारा भ्रमण किया गया था। दक्षिण भारत में कहाँ, विजयनगर साम्राज्य में इसके द्वारा भ्रमण किया गया था। शासनकाल का किसका था विजयनगर साम्राज्य में उस समय, तो देवराय द्वितीय का शासनकाल था उस समय विजयनगर साम्राज्य में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ सूचियाँ हैं, इनको आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे बताना है, ठीक है। सुमेलित है ये नहीं बताना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है यह बताना है। तो प्रश्न पढ़िए और बताइए जल्दी से कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तब तक मैं थोड़ा माइक ठीक कर लेता हूँ। चलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 3 के तीनों ही सही सुमेलित नहीं है। अलबरूनी भारत कब आया था, बताया गया था आपसे, बताइए। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था। कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से,
उज़्बेकिस्तान से आया था अल बरूनी। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में 1333 ईस्वी में आया था, ठीक है। और फ्रांसवा बर्नियर कब आया था, तो यह आया था 17वीं शताब्दी में, ठीक है। 1600 कुछ समथिंग को 1600 कुछ में आया था फ्रांसवा बर्नियर भारत में, ठीक है। यह एक फ्रांसीसी चिकित्सक था और इसके द्वारा ही बताया गया था कि मुगल काल में जो संपत्ति होती थी, भूमि संपत्ति जो होती थी, उस पर शासक का अधिकार अथवा ताज का अधिकार होता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि अल बरूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अरबी भाषा में लिखी गई थी। दूसरा, सामान्यतः इसके प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न से की गई थी। एक कथन और है इसमें 3। यहाँ पूछा जा रहा है कि इसमें अल बरूनी ने खगोल तथा मापतंत्र विज्ञान संबंधी विस्तृत जानकारी भी प्रदान की। मतलब यह पूछा जा रहा है कि इसमें खगोल और मापतंत्र विज्ञान के बारे में भी इस बुक में बताया गया है। आपको बताना है कि कौन कौन सा सही है। ऑप्शन आपके पास केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 3 और तीसरा है 3 के तीनों सही है। बताइए कौन सा कथन सही होगा। चलिए इसके तीनों ही कथन सही हैं असल में, ठीक है। ये 2 स्टेटमेंट तो यहाँ से आप देख लीजिए, एक इधर असल में दूसरे पेज में आ जाता ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। देखिए किताब उल हिंद की रचना अरबी भाषा में की गई थी। इसमें कुल 80 अध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय की एक विशिष्ट शैली का अल बरूनी द्वारा जो है एक अलग सी शैली का प्रयोग किया गया। प्रश्नोत्तर के माध्यम से इसमें चर्चा की गई। हर अध्याय के शुरुआत में किया क्या गया, अल बरूनी के द्वारा एक प्रश्न पूछ लिया गया और फिर पूरे अध्याय में उस प्रश्न का जवाब दिया गया। जैसे कि कहीं कहीं आप देखते हैं, जैसे यहाँ पढ़ रहे हैं शीर्षक के साथ पढ़ रहे हैं, वहाँ उसने प्रश्न के माध्यम से शीर्षक भी अपना प्रश्न के रूप में रखा था अल बरूनी ने, ठीक है। चल देखिए, अल बरूनी संस्कृत, पाली तथा प्राकृतिक ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवादों तथा रूपांतरों से परिचित था। इनमें दंत कथाओं से लेकर के खगोल, विज्ञान, चिकित्सा संबंधी कृतियां भी शामिल थी। इन ग्रंथों की लेखन शैली के विषय में उसका दृष्टिकोण कैसा था, तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण था उसका भारतीय ग्रंथों के प्रति, ठीक है। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक जो भी ग्रंथ थे उनके प्रति उसका एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण था, ठीक। और इसके अलावा अल बरूनी जो है धर्म, दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर आदि विषयों को आधार बना करके लगभग इसने 80 अध्यायों में विभाजित 80 चैप्टर्स में डिवाइड करते हुए अपनी पुस्तक की रचना की, जिसका नाम इसने दिया किताब उल हिंद, जो कि अरबी भाषा में थी। फिर से विषयों को मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। जो किताब उल हिंद के विषय हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं उसमें, धर्म है, दर्शन है, त्यौहार है, खगोल विज्ञान है यानी कि भूगोल, रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, सामाजिक जीवन है, भारतौल है, मापन विधियां हैं, मूर्तिकलाएं हैं, कानून है, मापतंत्र विज्ञान और आदि अनेक विषय हैं। लगभग 80 विषय इसके द्वारा सम्मिलित करते हुए 80 अध्यायों के रूप में सभी विषयों को विभाजित करते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस पूरी बुक की रचना अल बरूनी के द्वारा की गई थी, ठीक है। अल बरूनी जो कि 11वीं शताब्दी के आसपास उज़्बेकिस्तान से भारत आया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से रेहला किसका यात्रा वृत्तांत है। ए अब्दुल रज्जाक, बी इब्न बतूता, सी मनूची या डी टेवर्नियर। यहाँ पे रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यह किताब उल रेहला इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई, जो कि 1333 ईस्वी में भारत आया था और इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अपना दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया गया था। चलिए आइए इब्न बतूता के बारे में पूरा एक सवाल ही आ गया है, देख लेते हैं उसको। देखिए, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उसने 14वीं शताब्दी के भारतीय समाज की जानकारी दी। दूसरा, उसका जन्म तंजियर में हुआ था। तीसरा, उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा कि राजमार्ग पूर्णतः सुरक्षित थे। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। देखिए, कोई भी यात्री के द्वारा यह नहीं कहा गया कि राजमार्ग पूरी तरीके से सुरक्षित था, ठीक है। जो भी यात्री आया उसके द्वारा कहीं पर भी यह नहीं कहा गया। तो ये वाला ऑप्शन आ जाए ना, तो बस आप चुप मार के जो है उसको काट दीजिएगा, ठीक है।
बाकी दोनों कथन सही हैं। तंजियर मोरक्को में एक जगह है जहाँ पर इसका जन्म हुआ था। ठीक, कुछ ज़्यादा ही डीप में सवाल पूछ लिया गया, मोरक्को तक तो चलता था, वरना सामान्यतः अफ्रीका पूछ लेना चाहिए। ठीक है, इब्न बतूता जो कि 14वीं सदी यानी कि 1333 ईस्वी में भारत आया था। उसका जन्म तंजियर मोरक्को में हुआ था। जो और जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था वह इस्लामी कानून अथवा शरिया की विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसने इसके वर्णन के अनुसार जो राजमार्ग थे वह लुटेरों से सुरक्षित नहीं थे। ठीक है, अभी फिर बात होगी एक जगह हमारी इब्न बतूता के बारे में, तो सारी स्टेटमेंट आप ध्यान रखते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। बी, वह मुल्तान और उच्च के रास्ते दिल्ली पहुंचा। सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। डी, श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। स्मार्ट रूप से चलते तो आपको अच्छे से आंसर का टिक कर सकते थे कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ठीक है, मुगल काल में देखिए कभी भी ये लोग जो है श्रीलंका की तरफ गए नहीं। दक्षिण भारत उतना इनका प्रभाव नहीं रहा मुगलों का दक्षिण भारत में। आपने अंग्रेज़ों के समय में भी ऐसी चीज़ें देखी थी। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं बिल्कुल प्रभाव नहीं था, उतना नहीं प्रभाव था। ठीक है, और यहाँ तो बात हो रही श्रीलंका की। चलिए आइए सही आंसर इब्न बतूता के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठी करते हैं। देखिए, इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा था। मोहम्मद बिन तुगलक की कला और साहित्य के प्रति उसकी रुचि अथवा दयाशील संरक्षक छवि से प्रभावित होकर उसने भारत की यात्रा की थी। कहाँ से? तंजौर में जन्म हुआ था। मोरक्को के तंजौर में जन्म हुआ था, वहाँ से यह भारत आता है। ठीक है, कब? 1333 ईस्वी में। मुल्तान और उच्च के रास्ते वह दिल्ली आ गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसकी विद्वता से प्रभावित होकर उसे दिल्ली का काजी अथवा न्यायाधीश नियुक्त किया। 1342 में उसे मंगोल शासक के पास अपना राजदूत अथवा राजकीय दूत के रूप में भेजा। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अपनी नई नियुक्तियों के साथ इब्न बतूता मध्य भारत के रास्ते मालाबार तट की ओर बढ़ गया। मालाबार से वह मालदीव चला गया, जहां उसने 18 महीनों तक काजी अथवा न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था। कहाँ गया था? मालदीव। ठीक, और चीन के विषय में उसके वृत्तांतों की तुलना मार्को पोलो के वृत्तांतों से की जाती है। मतलब चीन के विषय में उसने बहुत अच्छा वर्णन किया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है, एक तरफ यात्री हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित विशेषताएं हैं। इनको आप बताइए कि कौन सा सही सुमेलित है। वीडियो को पॉज करिए और सही आंसर को टिक करिए, प्रश्न पढ़ा करिए। ठीक है, चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। केवल 2 और 3 सही हैं। ठीक है, ये वाला कथन सही सुमेलित नहीं है। बारबोसा द्वारा जो है दक्षिण भारत के बारे में बताया गया था, न कि उत्तर भारत के समाज के बारे में बारबोसा द्वारा बताया गया था। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। देखिए, बारबोसा ने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का विवरण लिखा था। टेवेर्नियर फ्रांसीसी जो कि एक जौहरी था, उसने 6 बार भारत की यात्रा की। ठीक है, और वह भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत अधिक प्रभावित था। उसने भारत की तुलना ईरान और ऑटोमन साम्राज्य से की थी। ठीक है, मनुची इटली का एक चिकित्सक था। एक और चिकित्सक के बारे में हमारी बात हो रही थी, या फिर एक और फ्रांसीसी के बारे में हमारी बात हुई थी, जिसका नाम था फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, उसको मत भूलिएगा आप लोग, या कंफ्यूज मत करिएगा उससे। ठीक, यहाँ पर कई जगह आपको टेवर्नियर देखने को मिलता है। देखिए ऊपर भी टेवर्नियर है, जबकि इसका पूरा नाम टेवर्नियर फ्रांसीसी है, जो कि एक जौहरी था। जबकि अपना वो फ्रांसीसी बर्नियर कौन था? वह था चिकित्सक। ठीक है, और वह 17वीं शताब्दी में भारत आया था। चलिए बात कर लेते हैं मनुची के बारे में। मनुची इटली का चिकित्सक था और वह कभी भी यूरोप वापस गया ही नहीं। एक बार भारत आया और यहीं दिल लग गया उसका। हम लोग हैं ही ऐसे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि अल-बरूनी द्वारा जाति व्यवस्था पर दिए गए विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जाति व्यवस्था के संबंध में ब्राह्मणवादी व्याख्या तथा अपवित्रता की मान्यता दोनों को स्वीकार किया। दूसरा, उसने भारतीय समाज को समझने के लिए वेदों, पुराणों, भगवत गीता, पतंजलि की कृतियों तथा मनुस्मृति आदि का अध्ययन किया। बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2,
सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए यानी कि केवल दूसरा कथन सही है। देखिए अलबरूनी ने जाति व्यवस्था के संबंध में जो ब्राह्मणवादी व्याख्या थी उस समय, मतलब ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसके बाद फिर नीचे नीचे नीचे, ठीक है, उनको तो माना, लेकिन उसके बाद भी अलबरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया। ऐसा नहीं कि जो निम्नतम स्तर का था जाति वर्ग में वह अछूत था अथवा अपवित्र था, इसको अलबरूनी ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, चलिए तो इसको तो उसने अस्वीकार कर दिया था, और वहाँ पर क्या था कि दोनों को स्वीकार किया, दोनों को नहीं, ब्राह्मणवादी व्याख्या को तो इसके द्वारा स्वीकार किया गया अलबरूनी के द्वारा, लेकिन अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, उसके अनुसार जाति व्यवस्था में जो अपवित्रता की अवधारणा है वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। और बाद में ये तो आपको पहले ही बताया गया कि इसने काफ़ी ज़्यादा भारतीय ग्रंथों के बारे में अध्ययन किया था, और अंत में जब इनकी व्याख्या की तो इसने आलोचनात्मक रूप से इनके बारे में वर्णन किया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि उसके अनुसार यहाँ अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें तथा चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे जो विविध प्रकार के वस्तुओं से भरे रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था जो भारत में सबसे बड़ा था। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस यात्री के यात्रा वृत्तांत से संबंधित हैं? ए बर्नियर, बी टेवर्नियर, सी इब्न बतूता अथवा डी मनुची। चलिए सही आंसर क्या होगा? कौन था वहाँ पे दिल्ली में? दिल्ली में था अपना इब्न बतूता। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कांजी था ना उस समय दिल्ली का। देखिए इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से ऊपर पंक्तियाँ संबंधित है। उसने बताया कि दिल्ली की जो अधिकांश सड़कें थी वह भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी, चमक दमक वाले रंगीन बाजार थे, विविध प्रकार की वस्तुओं से भरे हुए बाजार रहते थे। दिल्ली एक विशाल आबादी वाला शहर था और भारत में सबसे बड़ा भी था। देखिए इसके साथ साथ इब्न बतूता ने बताया कि महाराष्ट्र स्थित जो दौलताबाद है वह एक ऐसा शहर है जो आकार में दिल्ली को चुनौती दे सकता है। मतलब महाराष्ट्र का दौलताबाद भी उस समय दिल्ली की तरह ही चमक धमक सड़कों वाला शहर हुआ करता होगा अथवा रंगीन बाजारों वाला शहर हुआ करता होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि इब्न बतूता द्वारा भारत के विषय में किए गए वर्णन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए बाजार सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के केंद्र थे। बी भारतीय कृषि के इतना अधिक उत्पादनकारी होने के कारण सुल्तानों द्वारा नहरों का निर्माण करवाकर सिंचाई की उचित व्यवस्था करना था। सी भारतीय माल की मध्य एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में मांग थी। और सबसे अंत में डी भारतीय सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी तथा साटन का निर्यात किया जाता था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है इब्न बतूता के अनुसार, के वर्णनों के अनुसार। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहरों का निर्माण करवाकर सिंचाई की उचित व्यवस्था सुल्तानों द्वारा की जाती थी। यहाँ पर यह चीज़ गलत है। ठीक है, इब्न बतूता के अनुसार, ठीक, इब्न बतूता के अनुसार भारतीय कृषि का उत्पादन होने का कारण मिट्टी का उपजाऊपन था। ठीक है, उसने बताया था कि भारत की जो मिट्टी है वह अत्यधिक उपजाऊ है, इस कारण यहाँ की जो कृषि है वह अत्यधिक उत्पादनकारी है। बाकी अन्य सभी कथन सही हैं। आइए एक्सप्लेनेशन से देखते हैं और समझते हैं। देखिए इब्न बतूता ने बताया था कि बाजार जो है आर्थिक विनिमय के ही नहीं बल्कि सामाजिक तथा आर्थिक गतिविधियों के भी केंद्र थे। अधिकांश बाजारों में एक मस्जिद और एक मंदिर भी होता था। ठीक, एक एक चीज़ पे ध्यान देते चलिएगा, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इब्न बतूता ने बताया था कि जो बाजार थे उस समय के वे आर्थिक विनिमय के ही नहीं बल्कि मतलब वहाँ पर जो है लेन देन के अलावा जो है सामाजिक और आर्थिक गतिविधियाँ भी होती थी। बाज़ारों में एक मस्जिद और एक मंदिर भी होता था। इब्न बतूता ने बताया कि जो भारतीय कृषि उत्पादनकारी थी उसका कारण था मिट्टी का उपजाऊपन होना, जो किसानों के लिए वर्ष में कितनी फसलें बताई, 2 फसलों को उगाना संभव करती थी। ठीक है, 2 फसल उगाए जाते थे उस समय, मतलब कि
और उसने बताया इब्न बतूता ने कि उपमहाद्वीपीय व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से भली भांति जुड़ा हुआ था। जो भारतीय उपमहाद्वीप था वह व्यापार तथा वाणिज्य के अंतर एशियाई तंत्रों से जुड़ा हुआ था। ठीक, भारतीय माल की मध्य तथा दक्षिण पूर्व एशिया दोनों में बहुत मांग थी। भारतीय कपड़ों, विशेष रूप से सूती कपड़ा, महीन मलमल, रेशम, जरी, साटन की अत्यधिक मांग थी। महीन मलमल की कई किस्में तो इतनी महंगी थी कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही पहन सकते थे। ठीक है, हालांकि अब मलमल कोई नहीं पहनता है। बताइए यहाँ कि निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? ए बर्नियर, बी मनुची, सी एडवर्ड टेरी या फिर डी जॉन लायर। सती बालिका का मार्मिक विवरण। एक बालिका थी, एक बच्ची थी जो कि सती हो गई थी, 12 वर्षीय वह बच्ची थी। इसको एक यात्री ने अपनी आंखों से देखा था। वही पूछा जा रहा है कि किस यात्री ने उसको देखा था अपनी आंखों से और फिर उसके बारे में अपनी यात्रा वर्णन अथवा यात्रा वृत्तांत में चर्चा की थी। तो वो यात्री थे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फ्रांसवा बर्नियर जी। ठीक है, देखिए इन्होंने देखा, बर्नियर ने अपनी यात्रा वृत्तांत में एक 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया जो कि उसने लाहौर में देखा था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बताइए, 12 साल की बच्ची को भी, खैर छोड़िए, अब प्रथा समाप्त हो चुकी है। इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों द्वारा वर्णित महिलाओं की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया था। दूसरा, महिलाएं कृषि तथा कृषि से इतर होने वाले उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। तीसरा, वे व्यापारिक गतिविधियों से भी जुड़ी हुई थी। आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। पता है, प्रश्नों को बहुत ही इत्मीनान से सुनिए, इत्मीनान से पढ़िए ना, तो आप आसानी से जवाब देते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ों से आप परिचित हों, आपने पढ़ा हो कहीं तभी आप कर पाए। बहुत इत्मीनान से पढ़िए। पढ़ा है आपने, बहुत सारी चीज़ें पढ़ा आपने, उन सारे चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके जब आप प्रश्नों को देखेंगे ना तो आसानी से प्रश्न कर ले जाएंगे। देखिए, जैसे दासियों को गुप्तचर व्यवस्था से जोड़ा गया, बिल्कुल सामान्य सा स्टेटमेंट है, सही ही होगा। महिलाएं थी तो कृषि तथा कृषि से इतर होने के या कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन में भी वे महत्वपूर्ण स्थान रखती होंगी, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, और व्यापारिक गतिविधियों से जो अमीर वर्ग की महिलाएं होंगी या जो व्यापारिकों की घर की महिलाएं होंगी वो भी तो देखेंगे ना कुछ व्यापारिक गतिविधियों को, तो वे भी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। ठीक है, आइए देखिए एक्सप्लेनेशन और अच्छे से आप समझेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी था। देखिए, इब्न बतूता ने बताया कि जो स्त्रियां थी वह भी गुप्तचर व्यवस्था से जुड़ी हुई थी। मुखबिरी के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति का भी वर्णन इब्न बतूता के द्वारा किया गया है। ठीक है, महिलाओं को कृषि तथा कृषि के अलावा होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती थी, यहाँ तक कि कभी कभी वाणिज्यिक विवादों को अदालत में भी उनके द्वारा यानी महिलाओं के द्वारा ले जाया जाता था। ऐसा इब्न बतूता तथा विभिन्न यात्रियों ने बताया मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यह चूंकि सुमेलित करवाने वाला है तो इसे आप स्वयं सुमेलित करवाएंगे, मैं इंतजार करूंगा आपके हाँ या फिर ना का। हाँ ना तो आप कुछ बोलेंगे नहीं, वीडियो को पॉज करके अपना सही आंसर टिक करिए जल्दी से। ठीक है, मैं सही आंसर करवाने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4321। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखी गई। कहाँ गए लाहौरी भाई, यहाँ तो बादाऊनी जी हैं। ठीक है, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम जी के द्वारा लिखी गई। चार चमन लिखा गया किसके द्वारा? चंद्रभान के द्वारा चार चमन लिखा गया। और मुंतकाफ उल तवारिक लिखा गया अब्दुल कादिर बदायूनी जी के द्वारा। ठीक है, आइए यहाँ एक्सप्लेनेशन में देखिए एक बार फिर से। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम जी ने लिखा, चार चमन चंद्रभान ने लिखा और मुंतकाब उत तवारिक को अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा। बदायूं से बदायूनी, किताब का नाम मुंतकाब उत तवारीख। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। दूसरा, विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है।
ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चल सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन नामा, ऑप्शन नामा कह रहा हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल और केवल पहला कथन सही है। हमने कई बार देखा कि शाहजहां के शासनकाल में जो पादशाहनामा थी वह लिखी गई थी, बादशाहनामा या पादशाहनामा। प्रथम 10 वर्षों के इसके वर्णन को शाहजहां के पादशाहनामा कहा गया। बाद में 10 से लेकर के 30 वर्षों के इसके वर्णन को कहा गया बादशाहनामा, जो मुख्यतः अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बादशाहनामा। नेक्स्ट यहाँ देखिए, अब आगे बात करते हैं अकबरनामा के ट्रांसलेशन को लेकर के। देखिए, अकबरनामा का ट्रांसलेशन अंग्रेजी अनुवाद किया था 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज के द्वारा किया गया था। ठीक है, अंग्रेजी अनुवाद किया गया था अकबरनामा का। वहीं सर विलियम जोन्स द्वारा जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा यानी कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा कई भारतीय पांडुलिपियों का संपादन, प्रकाशन तथा अनुवाद किया गया। ठीक है, और बाद में इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। देखिए, एक चीज़ और है कि सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी द्वारा ही 19वीं शताब्दी में प्रकाशित किया गया था अकबर और बादशाहनामा के संपादित पाठांतर को। ठीक है, हालांकि ये ऐसी कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है, बस ये जानते रहिए 1784 में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, और 20वीं शताब्दी के आरंभ में हेनरी बेवरिज द्वारा जो है अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। ठीक है, बाकी बात करते हैं ऊपर। देखिए, अबुल फजल के शिष्य थे अब्दुल हमीद लाहौरी, जिनके द्वारा बादशाहनामा लिखा गया था। ठीक है, देखिए, शाहजहां ने अकबरनामा के नमूने पर अपने शासन का इतिहास लिखने के लिए अब्दुल हमीद लाहौरी को नियुक्त किया था। बाद में शाहजहां के वजीर जो थे सादुल्ला खां, उन्होंने बादशाहनामा में कुछ जरूरी सुधार भी किए थे। बादशाहनामा में अगर या बादशाहनामा में पूछा जाए आपसे सुधार किसने किया था, तो जो शाहजहां का वजीर था सादुल्ला खां, उसने इसमें सुधार किया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए, आलमगीर नामा नामक ग्रंथ का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ए गुलबदन बेगम, बी मोहम्मद काजिम, सी जहांगीर अथवा डी अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए देखिए, मोहम्मद काजिम द्वारा जो है औरंगजेब के शासन के पहले 10 वर्षों अथवा प्रथम 10 वर्षों के इतिहास का संकलन जो है अपनी एक पुस्तक आलमगीर नामा के नाम, प्रथम 10 वर्षों का इतिहास का संकलन आलमगीर नामा के नाम से किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यह एक सूची है, इसको आपको वीडियो को पॉज करके देखना और बताना है। तो वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर आप टिक कीजिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना सही आंसर टिक कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल 3। केवल जियाउद्दीन बर्मी फतवाए जहांगीरी से संबंधित अथवा सुमेलित हैं, बाकी अन्य दोनों नहीं सुमेलित हैं। देखिए, मुंतखाब उत तवारीख, इसके बारे में अभी हमने बात की थी कुछ देर पहले। किसकी थी पुस्तक? बदायूनी की थी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी की यह पुस्तक थी मुंतखाब उत तवारीख। इसको जो है तारीख बदायूनी, ठीक है, मुंतखाब उत तवारीख अथवा तारीख बदायूनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और खफी खां ने मुंतखाब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखा था। वहीं फुतूह उस सलातनी के लेखक थे इसामी, और ताज उल मासिर के लेखक थे हसन निजामी। फतवाए जहांगीरी व तारीख फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी गई थी। मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, मुंतखाब उत तवारीख अथवा तारीख बदायूनी लिखी गई थी अब्दुल कादिर बदायूनी जी के द्वारा। खफी खां ने मुंतखाब उल लुबाब लिखा था। ठीक है, ये खफी खां है ना, इनके द्वारा मुंतखाब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखी गई थी। फुतहू उस सलातनी नामक पुस्तक के लेखक इसामी थे, और ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी थे। वहीं फतवाए जहांगीरी व तारीख फिरोजशाही के लेखक एक ही थे, जियाउद्दीन बर्नी। कुछ अन्य पुस्तकों के नाम देखिए तो तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज सिराज काफ़ी फेमस है, काफ़ी बार ये पुस्तक पूछी जाती। ठीक है, तबकात जैसे इब्न बतूता वाला हो गया था किस्सा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा आप। तबकात नासिरी के लेखक मिनहाज सिराज हैं। तबकात अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं। बादशाहनामा अब्दुल हमीद लाहौरी, और सबसे अंत में मीरात अहमदी,
इसके लेखक अली मोहम्मद खां है। मीरात ए अहमदी को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली रचना है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत से लक्षणों का बोध होता है। ए मूषिकवंश, बी हर्षचरित, सी विक्रमांक देवचरित, डी राज तरंगड़ी। ध्यान दीजिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए राज तरंगड़ी में क्या किया गया, कश्मीर का पूरा इतिहास लिखा गया और क्रमबद्ध रूप से लिखा गया कश्मीर के सभी शासकों के बारे में। किसने लिखा था राज तरंगड़ी, तो राज तरंगड़ी लिखी गई थी कल्हड़ के द्वारा। जबकि बाकी में क्या किया गया, इसमें मूषिक वंश का इतिहास लिखा गया, इसमें हर्ष के बारे में बताया गया, इसमें विक्रमादित्य पंचम के बारे में बताया गया। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ ने लिखा था, मूषिक वंश लिखा था अतुल ने, और यहाँ देखिए मूषिक वंश की रचना अतुल ने की थी, इसमें अतुल ने 11वीं सदी में की थी। इसमें उत्तरी केरल के मूषिक वंश का वृत्तांत अथवा वर्णन किया गया है। वहीं ये के बारे में तो बात हो गई। विक्रमांक देवचरित विल्हड़ द्वारा रचित की गई थी, इसमें कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रम के बारे में बताया गया था। हर्षचरित में हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है जो कि बाणभट्ट द्वारा रचित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यह एक सूची है, इसको आपको पढ़ना है और अपना सही आंसर टिक करना है। चलिए सही आंसर है इसका, बताइए ऑप्शन नंबर बी। केवल और केवल तीसरा कथन सही सुमेलित है, बाकी और कोई सही सुमेलित नहीं है। यानी कि फुतूह उल सलातनी, अभी हमने देखा इसामी द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। वहीं तबकात ए नासरी किसने लिखा था, तो तबकात ए नासरी लिखा था मिनहाज ए सिराज। मैंने कहा था ना मिनहाज ए सिराज अथवा तबकात ए नासरी का नाम आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए तूतीनामा जिया नक्शबी अथवा नक्शबी ने लिखा था। तबकात ए नासरी मिनहाज ए सिराज द्वारा लिखी गई थी और फुतूह अस सलातनी अथवा उस सलातनी लिखा था इसामी ने। ठीक है, किसने, इसामी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। किताब उल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की, यह बताना है आपको। पहला कानून व्यवस्था, दूसरा सामाजिक विभाजन, तीसरा खगोल विज्ञान, चौथा धर्म एवं दर्शन और पांचवा चिकित्सा विज्ञान। कूट है केवल 1, 2, 5, बी केवल 2 और 4, सी 1 और 5 अथवा डी 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सारी चीज़ें बताई गई हैं आपको, कुछ नया नहीं है। अभी पीछे जस्ट चर्चा करके हम लोग आगे बढ़े हैं। ठीक है, इसमें सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा आप लोग। सारे के सारे विषय को देखिए, ऐसी जब चीज़ें आती ना तो उस पूछने वाले को पता रहता है। ठीक है, पूछने वाले को पता है कि आपने किताब पढ़ी ही नहीं है, और इवन जिसने पूछा है शायद ही उसने भी यह किताब पढ़ी हो। सिंपल है, आपको सारी चीज़ों के बारे में बता देना है कि सब के सब सही है, सारी चीज़ों के बारे में चर्चा की गई होगी। ठीक है, चलिए तो इस किताब को एक अन्य नाम से जाना जाता है। किताब अल हिंद को तारीख उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तारीख उल हिंद अथवा किताब अल हिंद के नाम से जाना जाता है इस पुस्तक को, जो कि अल बरूनी जी के द्वारा लिखी गई थी। सबसे अंत में और आज के लेक्चर का आखिरी प्रश्न, 30 प्रश्न तक आ गए ना, और इस चैप्टर का भी यह आखिरी प्रश्न है। इसके बाद हम अगला लेक्चर देखेंगे तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश से संबंधित। ठीक, तो सूचियाँ हैं, इनको आप सुमिलित करवाइए जल्दी से। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। कितनी बार बोलता हूँ मैं, ये है कि नहीं, लेकिन आप पॉज एक बार भी नहीं करते होंगे। ठीक है, इसका सही आंसर कर लिया करो यार। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1342। ठीक है, देखिए मुल्ला दाऊद ने लिखा था चंदायन को। ठीक है, दामोदर कवि द्वारा लिखा गया पद्मावती कथा। पद्मावत तो लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, लेकिन पद्मावती कथा दामोदर कवि के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, वहीं सोमनाथ ने लिखा था राग विभोद, और सबसे अंत में अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया आशिका। ठीक, चलिए आइए फिर से देख लीजिए नीचे। मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन, दामोदर कवि द्वारा पद्मावती कथा, सोमनाथ द्वारा राग विभोद और सबसे अंत में अमीर खुसरो द्वारा आशिका। ठीक, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। अपने अगले लेक्चर में हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अगले लेक्चर में देखेंगे तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारतीय राजवंश के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते चलिएगा। चलिए, धन्यवाद।